भोपाल के मालवीय नगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी मीरा राजपूत थी। सावित्री पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मीरा की उम्र 21 वर्ष थी। वो कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। सावित्री का निर्जीव शरीर उसकी आंखों के सामने सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन माँ को खो देने का दुख सिर्फ मीरा ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वो ही तो थी इस दुनिया में। सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया था, जिसकी खास वजह सिर्फ सावित्री ही जानती थी। इंदौर में मीरा नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रहती थी। मीरा बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वो अपना अधिकतर समय किताबों में ही बिताया करती थी। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी निधि व्यास, जो कि इंदौर में रहती थी अपने परिवार के साथ। निधि और मीरा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन निधि मीरा को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी मीरा का अंतर्मुखी होना, या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधि को बताए भोपाल आ गई थी। सावित्री के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो मीरा जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वो दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती है। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने कहा। हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी साथ जाएंगे। मीरा ने कहा, चलने दीजिए काका, मुख अग्नि के लिए किसी अपने का होना भी जरूरी है, और आजकल क्या लड़का क्या लड़की, चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने बुजुर्ग आदमी से कहा। सभी वहां से सावित्री का पार्थिव शरीर लेकर निकले। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े मीरा चले जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। न जाने वो कौन सी वजह थी जिससे माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। एक लौती वारिस होने के कारण उसी ने मुख अग्नि भी दी। उन पलों में मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां मौजूद सभी की पलकें नम हो गई। 1 महीने बाद मीरा इंदौर आई। उसने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाए कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूंकि मीरा कॉलेज में सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने की लीव को मान लिया। मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसीलिए वो आकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? ना फोन ना मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा आवाज की दिशा में पलटी। सामने निधि खड़ी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना? निधि की बात सुनकर मीरा की आंखें डबडबा गई। उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, माँ नहीं रही निधि। क्या? ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने चौंकते हुए कहा। क्या बताती निधि, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही है। मैं कुछ जान ना पाऊं, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, और देखो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधि को गले लगा लिया। निधि उसे हिम्मत बंधाती रहती। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोलकर निधि घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वो बस मीरा के बारे में ही सोचती रही।
अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी। मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसीलिए उसने अपनी ये परेशानी निधि को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वो हॉस्टल से निकल गई। निधि जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रागिनी से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती है। ए रागिनी, मीरा कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे नहीं पता क्या? आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया, रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? निधि ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रागिनी ने कहा और बुक्स में नजरें गड़ा ली। निधि ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझाना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। मुझे जाना होगा। निधि ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वो हॉस्टल आई और मीरा की रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। निधि वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। निधि हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नजर बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को? और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे, बता कर आए थे रागिनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? निधि ने गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, मीरा ने कहा। वार्डन की तो तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि उसके बगल में बैठी और कहने लगी, मीरा, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो मीरा। फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? निधि, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे जरूरी है, और वो हमारे पास नहीं है निधि। घर जाएंगे, वहां रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, मीरा ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें, तो चले, निधि ने उठते हुए कहा। कहाँ? मीरा ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दिया। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। निधि के पीछे बैठी मीरा के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। निधि उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी मीरा ने सवाल किया। हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। निधि उसके सामने आई। उसने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकालेगा, पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो।
निधि ने गुस्से से मीरा से कहा। तुम प्लीज यहाँ से चलो प्लीज, मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहां से चली गई तो मीरा वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने कहकर मीरा वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है, अगर वक्त पर किराया दिया होता तो वो ऐसा नहीं होता, मीरा ने शांत लहजे में कहा। ओ आदर्श की देवी, बस करो तुम, ऐसी ही रही ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको, निधि ने मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। निधि, ऐसा नहीं है, पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी जरूरी है, मीरा ने कहा। ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफी भी खुद ही मांगो, निधि ने कहा। तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा। ये अच्छा है तुम्हारा, खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है, निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मीरा जैसे ही आकर बैठी, निधि ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवाजी नगर में आई। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वो सब अपलक देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाई जा रही थी। निधि व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। मीरा से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और मीरा का शांत व्यवहार उसे पहली नजर में भा गया, लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लाडली थी, इसीलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड में लगाई और मीरा को लेकर अंदर आई। मीरा की नजर घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। मीरा अपना बैग संभाले अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादू, दादी, भैया, सब आ जाइए। निधि की आवाज सुनते ही सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलट कर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्रीनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते, मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा है विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करके कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर, ये है मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। मीरा ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अक्षत भैया कहाँ है? अक्षत बाहर गया हुआ है, राधा ने मीरा के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गुथा हुआ था और उनसे छान कर आती एक बालों की लट जो बार बार मीरा के गाल को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर ना लगे। मीरा मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफों पर बैठ गए। निधि ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। तो फिर मीरा यहाँ रह सकती है ना? निधि ने कहा। जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा जी। मीरा ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना।
जी शुक्रिया, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, अर्जुन ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में, विजय ने कहा। अर्जुन ने अपना फोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नजर मीरा पर गई, तो उसने कहा, बाय मीरा। बाय, मीरा ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले आई। निधि और मीरा वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। विजय और श्रीनाथ जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। निधि ने खाना शुरू किया, लेकिन मीरा खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। मीरा ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम जरूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ है बेटा। मीरा ने नम आंखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। राधा वहां से चली गई। मीरा को सब बहुत अच्छे लगे, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी राधा लगी। उसमें वो अपनी माँ की छवि को देख पा रही थी। खाना खाने के बाद निधि उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगकर पूजा घर, जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। विजय और राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था और एक था ऑफिस रूम, जहां बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर निधि मीरा को ऊपर लेकर आई, जहां 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहां 2 कमरे साथ थे और तीसरा इनसे अलग, बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा अर्जुन का था और एक निधि का। सामने जो कमरा था उसके बारे में निधि ने मीरा से कुछ नहीं कहा। मीरा ने भी नहीं पूछा। निधि जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपना नाक बंद कर लिया। निधि ने दरवाजा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ करने को कहा है, रघु कर देगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? मीरा को फ्रेश भी होना है, हालत देखो इसकी। निधि ने कहा, एक काम करो ना, तब तक नीचे मेरा वाला रूम इस्तेमाल कर लो। राधा ने कहा, रहने दीजिए, मैं अर्जुन भैया का कमरा यूज कर लूंगी। निधि ने कहा, ठीक है, कहकर राधा चली गई। दोनों अर्जुन के कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज सलीके से रखी हुई थी। मीरा बड़े गौर से ये सब देख रही थी तो निधि ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं, अपने जैसे। मीरा मुस्कुरा दी तो निधि ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मीरा नहाने बाथरूम में चली गई और निधि नीचे। मीरा नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को तौलिए में लपेटे हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नजर हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए मीरा वहां से चली गई। बाल सुखाकर मीरा वहां से निधि के कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर, जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी। चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे, उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर किताबें रखी थी और एक नाइट लैम्प भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी।
कहकर निधि बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ बोलो। निधि ने डपकते हुए कहा, तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है। मीरा ने शांत भाव से कहा, अच्छा जब जरूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। निधि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, ठीक है। मीरा ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे। तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चलो दो। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा को घर वालों के किस्से सुनाना शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान है, मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं, जानती हो उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से हैं, इसीलिए साल में एक बार दादा दादी वहाँ जरूर जाते हैं एज अ लव बर्ड्स। हंसने लगती है निधि। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है, सच में दादी माँ बहुत लकी है, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा है। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की जरूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती हैं। जब घर में हो तब भी और ऑफिस हो तो फोन करके उन्हें खाने दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती हैं। निधि रुकी और मीरा की ओर देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मा पापा ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। हाँ, उसके बाद अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, निधि ने कहा। सब हो गए, मीरा ने उठते हुए कहा। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर वापस बैठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कौन? मीरा ने कहा, अक्षत भैया। दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका, हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने, निधि ने चहकते हुए कहा। नाइस, मीरा ने धीरे से कहा। वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता, उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना क्या पराया, निधि ने कहा। मीरा की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा हुआ था अक्षत व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, है ना? तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी, ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त मीरा राजपूत। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। मीरा हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी खूबसूरत नहीं है। निधि ने मीरा की ओर देखा और कहा, हाय, इतनी खूबसूरत हो कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुमसे। चुप करो, सच में बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम, मीरा ने उठते हुए कहा। अच्छा मीरा, मार्केट चले, निधि ने कहा। निधि, अगले महीने हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है, मैं नहीं जा पाऊंगी प्लीज, मीरा ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, निधि ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही अब, मीरा ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या, निधि ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ, मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो फर्स्ट फ्लोर वाला कबर्ड है ना वो खाली है, उसमें तुम अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी वाली टेबल पर ही रख लेना, और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या मुझे फोन कर लेना, निधि एक सांस में बोल गई। हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होके जाओ, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। निधि अपना पर्स और फोन लेकर बाहर से चली गई। मीरा ने दरवाजा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी।
सामान रखकर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मीरा ने उस ओर देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वो चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। मीरा साइड में हुई तो पत्तों की ओट में नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक मीरा की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था, जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी मीरा के चेहरे पर आ गिरी। मीरा ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दिए। मीरा को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो वो तेज रोशनी, ऊपर से वो नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों ने मीरा के दिल में बेचैनी बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। मीरा ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वो तार टूटी और उसके सारे कपड़े मीरा पर आ गिरे। मीरा उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा तो वो उसे बाहर जाता दिखा। मीरा को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर मीरा की आंखों में आ गिरी। मीरा अंदर आकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे बार बार वो 2 आंखें और सुर्ख होठ आ रहे थे। मीरा की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई तो वो कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वो बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे पास आने को कहा और बोली, मन लग गया ना तुम्हारा यहाँ? जी दादी माँ, मीरा ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा तो मीरा आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देख मैं दादी माँ हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ, दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या? मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ? हाँ, वो कुछ देर पहले अक्षत आया था, लेकिन वो पट्टा एक जगह टिकता कहाँ है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस दिन भर घूमना फिरना मस्ती करनी है, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेगा ये, दादी ने कहा। ओ, तो वो थे, अभी उससे मिली भी नहीं हूँ और टॉर्चर करना शुरू। आई होप हम उससे ना ही मिले, मीरा ने मन ही मन कहा। क्या हुआ, तुमसे कुछ कहा उसने? दादी ने पूछा। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, मीरा ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी ने पूछा। जी भोपाल से, मीरा ने कहा। और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे मीरा उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बता दिया। मीरा खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन चढ़ने लगा था। दादी माँ और मीरा अंदर चली आई। मीरा ने देखा रघु बरामदे से कपड़े का ढेर लेकर जा रहा था, तो वो मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं दीदी, ये अक्षत बाबा के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखने जाना होगा, उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगी, आखिर ये अक्षत है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज से मीरा की तंद्रा टूट गई और उसने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। वो अंदर चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे, मीरा उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुकी पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे और काफी देर से वो मीरा को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। मीरा बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वो चलकर मीरा के पास आए और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़े दिनों बाद किसी को इतने इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? मीरा ने दादू की आवाज सुनकर कहा। तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया, दादू ने बड़े प्यार से कहा। हमें ये सब काम करना पसंद है दादू, पौधे भी इंसान की ही तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता है। मीरा ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा।
तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे अक्षत लाया था जब पिछले साल हम सब बनारस गए थे घूमने। वहाँ से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इसे संभाला नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से अक्षत का नाम सुनकर मीरा के दिमाग में फिर वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहाँ से चले गए। मीरा वही बैठी अक्षत के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वो सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ए मीरा, वहाँ क्या कर रही हो तुम? निधि ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। निधि को वहाँ देखकर मीरा उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। मीरा निधि के पास आई तो निधि ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मीरा ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। निधि ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। मीरा ने गंभीर होकर कहा, ओ कम ऑन मीरा, सब जानते हैं विनीत तुम्हें पसंद करता है और इसलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं। निधि ने कहा, हम उसे कल ही वापस लौटा देंगे। मीरा ने कहा, तुम्हारी मर्जी। निधि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीरा ने बुक को टेबल पर रखा और निधि के बगल में बैठ गई। निधि ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें चॉकलेट नहीं पसंद। मीरा ने कहा, तुम ना दुनिया का 8वां अजूबा हो। आह, अक्षत भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे चॉकलेट्स नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये अक्षत भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। निधि ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से अक्षत का नाम सुन सुनकर मीरा थक चुकी थी और इस बार तो निधि ने उसे अक्षत के जैसा भी बता दिया था। मीरा उठी और वहां से चली गई। निधि को बड़ी हैरानी हुई मीरा के जाने से। उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले, अब इससे क्या हुआ? खैर, पहले चॉकलेट खा लूं फिर पूछती हूँ। निधि ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। मीरा ने कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाल लिया और पहनकर नीचे आ गई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिन्हें पूजा करते हुए दादी बीच बीच में टोक भी रही थी, आवाज कम कीजिए ना। पर दादाजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मीरा ये नजारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ ही दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखी प्लेट साफ करके लगा रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज पर ज्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। मीरा उसके पास आई और इशारों में ही उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पोंछकर रखने लगी। रघु मीरा के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। वहां से मीरा किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर राधा ने कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा, शायद वो कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होगी हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना? जी, हम राजपूत जरूर हैं लेकिन शाकाहारी है, मीरा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुराकर कहा। मीरा अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था। सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर मीरा इतना तो जान चुकी थी कि राधा को सफाई पसंद थी। वो किचन की हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने रैक पर रखे कॉफी मग पर गई। मीरा ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी लेकिन चेहरा नहीं नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे से बिल्कुल ढका हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। मीरा ने पलट कर देखा तो पीछे एक मैसेज लिखा था, माई आईज आर इनफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद मी। तुम्हारा मेरे प्यार में पड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफी है। मीरा ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो जैसे ही पलटी, राधा पीछे खड़ी थी। उसने मीरा के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा अक्षत, इसे तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लास्ट बर्थडे पर निधि ने ली थी और इसे गिफ्ट की थी। मीरा ने फिर से अक्षत के बारे में कुछ नया सुना। अंदर ही अंदर झुंझलाहट भी थी। मीरा को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहां रख दो। कहकर मीरा पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम लोग किसी सामान को फेंकते हैं। राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो मीरा उनके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया है, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगी? चाय, कॉफी? राधा ने कहा,
नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं, मीरा ने मासूमियत से कहा। अच्छा तो ये बात है, फिर एक काम करो, वो वहाँ जो कच्चा नारियल रखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अक्षत को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। मीरा ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई। उसने नारियल का टुकड़ा उठाया और उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वो नारियल नहीं अक्षत की गर्दन हो। इस एक नाम ने आज उसे जितना परेशान किया था शायद जिंदगी में किसी ने ना किया हो। जिसके नाम से मीरा इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तब क्या होगा कोई नहीं जानता था। नारियल काट कर मीरा बाहर चली आई। उसने राधा को डाइनिंग पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वो मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या भला है ये अक्षत। घर में सबकी जुबान पर उसका ही नाम है, हर कोई बस उसकी खुशी की बात करता है। अच्छा है या बुरा है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। और फिर उसके ये अजीब थॉट्स, आखिर कौन है ये अक्षत। मीरा के साथ साथ अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर क्या भला है अक्षत। हमारे अक्षत जी से मिलने के लिए आप लोग भी उतने ही बेचैन होंगे जितनी हमारी मीरा है। ये इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होगी। तब तक पढ़ते रहिए कितनी मोहब्बत है मेरे साथ। मुंह धोकर मीरा डाइनिंग के पास आई। दादा दादी निधि वहां पहले से बैठे थे। राधा ने मीरा को भी बैठने को कहा। विजय और अर्जुन भी ऑफिस से आ चुके थे। सभी आकर डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। खाने की खुशबू से हॉल महक रहा था। मीरा की नजर दरवाजे की ओर थी। सब आ चुके थे, लेकिन उससे जिसका इंतजार था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। राधा भी सबके साथ आकर बैठ गई। उसने देखा सब है लेकिन अक्षत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अज्जू ये अक्षत कहाँ रह गया, जरा फोन लगाना उसे। माँ मेरी बात हुई थी उससे, उसने बताया कि वो किसी दोस्त की पार्टी में है, खाना खाकर लौटेगा। अर्जुन ने कहा, ये लड़का भी ना क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता। आप सब लोग शुरू कीजिए, राधा ने कहा और सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। अर्जुन मीरा के बिल्कुल सामने ही बैठा था और बीच बीच में वो मीरा को देख भी लेता, लेकिन मीरा कहीं और ही खोई हुई थी। अक्षत से वो फिर नहीं मिल पाई। सबने खाना शुरू किया। राधा ने एक कटोरी में खीर निकाली और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। मीरा ने एक चम्मच खीर चखी। खीर बहुत टेस्टी थी। मीरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है आंटी, थैंक यू। मीरा, मम्मा ना खीर के साथ साथ और भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तुम यहाँ रहोगी ना तो इनके हाथ का खाना खाकर ही इनकी फैन हो जाओगी, निधि ने कहा। खाएंगे भी और साथ साथ बनाना भी सीखेंगे, मीरा ने कहा। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इस बार सवाल अर्जुन की तरफ से था, जो कि उसने जल्दबाजी में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब लड़कियों को तो खाना बनाने का शौक होता है ना, इसलिए। अर्जुन की हालत देखकर मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, जी नहीं, हमें खाना बनाना नहीं आता, सीखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पर माँ बनाती थी और हॉस्टल में मेस में बना बनाया मिल जाया करता था। हमें सिर्फ चाय बनानी आती है। हॉस्टल का खाना कैसे खा लेती थी आप? मैं खुद 2 साल दिल्ली हॉस्टल में रहा हूँ, सच में बहुत खराब होता है, अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा। इतना बुरा भी नहीं होता है, बस दाल में कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है और आलू की सब्जी में आलू कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है, मीरा ने कहा तो सभी हंसने लगे। वो खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अर्जुन बड़े प्यार से मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निधि, जो कि उसके बगल में ही बैठी थी, उसने अर्जुन को कोहनी मारी तो वो झेप गया और दूसरी ओर देखने लगा। विजय ने मीरा की ओर देखकर कहा, बेटा, कॉलेज में किसी भी तरह की जरूरत हो तो बताना, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल, हम जरूर मेहनत करेंगे और कामयाब बनकर दिखाएंगे, मीरा ने कहा। बिल्कुल बनोगी बेटा जी, और अपनी माँ का नाम रोशन करोगी, दादू ने कहा। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों के बीच सबने खाना खाया और फिर दादू दादी साथ साथ बाहर घूमने निकल गए। अर्जुन उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पापा हॉल में बैठकर न्यूज देखने लगे और राधा किचन जमाने में लग गई।
निधि मीरा को लेकर बालकनी में आ गई और दोनों सामने बगीचे में टहलते हुए दादू दादी को देखने लगी। दादा दादी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। उनकी बातें तो साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर कभी कभी बीच में दोनों मुस्कुरा उठते। मीरा, तुमसे एक बात पूछूं? निधि ने मीरा की ओर पलट कर कहा। पूछो। मीरा ने अपने दोनों हाथों को आपस में समेट कर कहा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? निधि ने पूछा। नहीं, मीरा ने सीधा सा जवाब दिया। कभी तो होगा ना, निधि ने कहा। शायद, मीरा ने कहा। शायद क्या यार, तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है, निधि ने कहा। वैसे तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो? मीरा ने निधि की आंखों में देखते हुए कहा। बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? निधि ने फिर सवाल किया। प्यार, सोचते हुए मीरा ने इधर उधर देखा और उसकी नजरें सामने दादा दादी पर जा रुकी और उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो। तुम्हारा मतलब दादा दादी? निधि ने असमझ की स्थिति में कहा। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दोनों साथ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना, यही तो प्यार है। इन्होंने खुशी, गम, हंसी, आंसू सब साथ देखे होंगे, सैकड़ों परेशानियां आई होंगी, फिर भी इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा होगा। एक दूसरे का सहारा बने हुए ये हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे होंगे और उन खुशियों का सबब आज इनके चेहरों पर नजर आ रहा है, मीरा ने निधि को समझाते हुए कहा। वाओ, तुम कितना डीपली सोचती हो यार, निधि ने इम्प्रेस होते हुए कहा। डीपली नहीं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, जैसे दादा दादी को देखकर कहा वैसे ही, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, कैसे भी सोचो, कहती तो हमेशा सही हो ना। मुझे ना तुम अपनी शागिर्द बना लो, कसम से, ऐसे गुरु ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। निधि की बातों पर मीरा हंसने लगी तो निधि एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सी गई और कहा, मीरा तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। ये मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से ही है निधि, इसके लिए जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करे कम ही होगा, मीरा ने कहा। दोनों वही खड़ी बातें करने लगी। बीच बीच में मीरा की नजरें मेन गेट की ओर चली जाती। ये तुम बार बार गेट की तरफ क्या देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? निधि ने छेड़ते हुए कहा। कुछ भी बोलती हो तुम, ठंड बहुत है यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ, मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दादा दादी को अंदर आ जाने को बोलकर निधि भी अंदर चली आई। मीरा और निधि अपने कमरे में चली आई। निधि आते ही कंबल में घुस गई तो मीरा ने कहा, ये क्या, अभी 10 बजे है, पढ़ाई नहीं करनी? अरे इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है मीरा, निधि ने कंबल में दुबकते हुए कहा। हम करते हैं और हमारे साथ साथ तुम भी करोगी, कहते हुए मीरा ने एक झटके में कंबल को निधि से दूर कर दिया। निधि उठकर बैठ गई और कहा, क्या यार मीरा, सोने दो ना, कल से करेंगे पढ़ाई। कल करे सो आज कर, वो बात नहीं सुनी, अब चुपचाप किताब खोलो और चैप्टर्स पढ़ो। मीरा ने उसके हाथ में किताब थमा दी और खुद उसके सामने अपनी किताब लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे और हीटर भी ऑन था, इसीलिए ठंड का एहसास कम था। निधि बेमन से किताब पढ़ने लगी। मीरा अपनी किताब में मग्न थी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसके सामने बैठी निधि किताब लिए लिए ही सो चुकी है। घंटे भर बाद जब मीरा का ध्यान निधि पर गया तो उसने देखा निधि सो चुकी है। उसने अपनी किताब साइड में रखी और उठकर निधि के पास आई। उसने धीरे से उसके हाथों से किताब को निकाला और पास पड़ा तकिया उसके सर के नीचे लगा दिया। मीरा ने किताब को टेबल पर रखा और फिर कंबल उठाकर निधि को उड़ा दी। मीरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई, अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ वक्त बाद ही नींद ने मीरा की आंखों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। उबासी आने लगी तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। घड़ी की ओर देखा जो कि रात के 12 बजा रही थी। मीरा को याद आया कि निधि ने नीचे उसे विनीत की बुक दी थी, वो शायद नीचे ही रह गई, लाकर बैग में रख देती हूँ, कल सुबह कॉलेज में विनीत को लौटा दूंगी, मीरा ने मन ही मन कहा और नीचे चली गई। मीरा नीचे आई, सब सो चुके थे। उसने धीरे से टेबल पर रखी किताब उठाई और लेकर जैसे ही जाने को हुई, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस ओर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से देख नहीं पाई। हो सकता है वो कोई चोर हो, वरना ऐसे दीवार के सहारे ऊपर नहीं जाता। मुझे ही कुछ करना होगा, मीरा ने मन ही मन कहा और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। मीरा जब ऊपर आई तो वो परछाई उसे हॉल की बालकनी से ऊपर आते दिखी।
अगर हमने लाइट जलाई तो वो भाग जाएगा, अंधेरे में ही जाकर पकड़ते हैं उसे। मीरा ने मन ही मन खुद से किसी जासूस की तरह कहा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल की ओर गई। हालांकि वो भूल चुकी थी कि ये हॉल अक्षत का था और घर वालों का वहां जाना बिल्कुल मना था। नीचे पाल पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी वहां तक आ रही थी। मीरा बड़ी सफाई से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैल्कनी की ओर आई। जैसे ही वो परछाई बैल्कनी की रॉ पार करके अंदर हॉल में आई, मीरा ने उसका सीधा हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घुमाकर उसकी पीठ से लगा कर कहा, क्या चुराने आए हो यहाँ? खुद को बहुत शातिर समझते हो हाँ? लेकिन मेरी नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। चोर? What the hell? मीरा के चंगुल में फंसे उस लड़के ने कहा। क्या बात है, इंदौर के चोर इतने पढ़े लिखे? भाई वाह, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने इतना कसकर पकड़ रखा था, ऊपर से मोड़कर पीठ से लगाया हुआ था। बेचारा चाहता तो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो? लड़के ने गुस्से से कहा। हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? मीरा ने भी अकड़ कर कहा। अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ और मेरा घर है, मैं चाहे जैसी आऊँ, तुम होती कौन हो? लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मीरा की ओर पलट कर कहा। लैंप की मध्यम रोशनी में वो कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मीरा ने ध्यान नहीं दिया और 2 कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहा, वाह क्या मस्त एक्टिंग करते हो। तुम्हारा घर एक देंगे ना रख के सारा सा चुगल दोगे। रुको अभी हम सबको आवाज लगाते हैं। कहते हुए मीरा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, लड़के ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। मीरा ने सामने देखा तो बस देखते ही रह गई। सांवला रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, बाएं कान में काले रंग की गोल छोटी बाली, सीने पर गर्दन से कुछ नीचे एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। मीरा ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुंह बंद था लेकिन दिल जोर जोर से आवाजें कर रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि मीरा तो क्या, कोई भी लड़की देखते ही होश खो बैठे। पर ये आंखें मीरा को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन बोलती कैसे? मुंह तो बंद था। उसने एक तरकीब लगाई और मन ही मन कहा, दिखता तो अच्छे घर का है, फिर यहाँ क्या चुराने आया होगा? खूबसूरत भी है और आंखें तो उफ। ये क्या सोच रही है तू मीरा? याद है ना, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, और खूबसूरत है तो क्या हुआ, है तो ये चोरी ना। सोचते हुए उसने अपना पैर जोर से लड़के के पाँव पर दे मारा। आउच! लड़के ने मीरा के मुंह से हाथ हटाया और अपना पाँव देखने लगा। तभी मीरा जोर से चिल्लाई, अबे चुप, पापा ने सुन लिया तो बैंड बजा देंगे। लड़के ने एक बार फिर मीरा का मुंह बंद करते हुए कहा। तब तक निधि उठकर आ चुकी थी। हालांकि मीरा की आवाज नीचे नहीं गई थी। निधि ने जब देखा तो उनके पास आई और लड़के को मीरा से दूर करके कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? ये मेरी दोस्त है मीरा। मीरा ने निधि के मुंह से लड़के के लिए भाई शब्द सुना तो अवाक रह गई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने निधि से हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन है? यही तो है अक्षत भैया, निधि ने कहा। क्या? मीरा ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। कुछ देर पहले कही उसकी बातें उसके कानों में बजने लगी। कभी अक्षत को देखती तो कभी उसके पाँव को, जिस पर अभी अभी उसने मारा था। मीरा या अक्षत कुछ कहते इससे पहले ही निधि ने अक्षत से कहा, क्या है ये सब? आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? दोस्त है ना तो इसे बोल दोस्त की तरह रहे, जेम्स बॉन्ड ना बने। अक्षत ने मीरा को लगभग घूरते हुए कहा। निधि मीरा के आगे आकर खड़ी हो गई और अक्षत से कहा, क्या किया इसने बताओ? इसी से पूछ लो, मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ रही है, स्टूपिड, अक्षत ने कहा। निधि मीरा की ओर पलटी और धीरे से कहा, क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा, हमें लगा घर में चोर घुस आया है तो हमने, मतलब इस तरह दीवार चढ़कर बैल्कनी से अंदर कौन आता है? अक्षत ने निधि को पकड़कर साइड किया और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा है, मैं दरवाजे से आऊं चाहे बैल्कनी से आऊं, दीवार चढ़कर आऊं या खिड़की कूदकर, तुम्हें उससे क्या? मैं बता रहा हूँ निधि, अगर तुम नहीं आती ना तो ये मेरा खून ही कर देती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हम? मीरा ने कहने की कोशिश की। तभी अक्षत ने कहा, तुम निकलो यहाँ से, आई थिंक तुम दोनों ही निकलो यहाँ से। निधि मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते मीरा ने पलटकर अक्षत को देखा तो वह सोफे पर बैठा अपना पाँव सहला रहा था। कमरे में आकर निधि ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ मम्मा पापा ने नहीं देखा, वरना अक्षत भैया की पिटाई पक्का हो जाती। आई एम सो सॉरी निधि, वो हमें नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है, हमने उनसे न जाने क्या क्या बोल दिया।
मीरा ने उदास होकर कहा। अरे इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिल करो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, निधि ने बैठते हुए कहा। पर वो इस तरह दीवार चढ़कर, हमारा मतलब दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना, मीरा ने कहा। साहबजादे पार्टी कर कर आए होंगे तो पापा से सामना करने में तो शर्म आ रही होगी ना, इसीलिए ऐसे आए हैं। वैसे भी बहुत बार वो ऐसे ही आते हैं, इसलिए तो उधर किसी को आने नहीं देते, निधि ने कहा। सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी, आप सच में कॉम्प्लिकेटेड ही हो, मीरा बड़बड़ाई तो निधि ने कहा। क्या हुआ, चलो सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। निधि कंबल में घुस गई। हम अभी आते हैं, कहकर मीरा ने सामने टेबल पर रखी ट्यूब उठाई और बाहर चली गई। निधि सो गई। मीरा कमरे से बाहर आई। उसने देखा हॉल में बैठा अक्षत अपने पाँव को देख रहा था। मीरा उसके पास आई और ट्यूब उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने दुखी होकर कहा, हमें पता नहीं था आप कौन हैं, इसीलिए वो सब कह दिया, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। अक्षत को चुप देखकर मीरा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई तो उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। मीरा वहां से चली गई। अक्षत ने क्रीम पाँव पर लगाई और वही सोफे पर लेट गया। नींद कब आई उसे कुछ पता नहीं। सुबह 7 बज रहे थे। मीरा नहाकर तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर हॉल में सोए हुए अक्षत पर गई। ना चाहते हुए भी मीरा के कदम उस ओर बढ़ गए। मीरा आकर उसके पास खड़ी हो गई। सोते हुए अक्षत बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मीरा ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप, ना कोई गुस्सा ना कोई खींच। सूरज की किरणें सीधा अक्षत के चेहरे पर आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। मीरा बालकनी के पास आई और उसने पर्दा आगे बढ़ा दिया, जिसने सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक लिया। मीरा वहां से नीचे चली आई। पूजा घर के सामने आकर उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे शिव भगवान, अब हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम अनजाने में भी कभी उनका दिल ना दुखाए। प्रार्थना करने के बाद मीरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन के हाथ में हल्दी की कटोरी थी जो दादी ने ही मंगवाई थी पूजा घर में, लेकिन जैसे ही मीरा अर्जुन से टकराई, सारी की सारी हल्दी अर्जुन की शर्ट पर आ गिरी। मीरा ने देखा तो कहा, माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम साफ कर देते हैं। कहते हुए मीरा ने अपने दुपट्टे से अर्जुन की शर्ट को साफ करना शुरू किया और लगभग बड़बड़ाते ही जा रही थी। मीरा जितनी परेशान थी, अर्जुन उतने ही प्यार से उसे देख रहा था। अर्जुन ने देखा मीरा जिस दुपट्टे से हल्दी साफ कर रही है वो भी पीला हो चुका है, तो उसने कहा, इसे साफ करने के चक्कर में आपने अपना दुपट्टा खराब कर लिया। मीरा ने देखा तो अपना सर पीट लिया और मन ही मन कहा, ये क्या किया, अपना फेवरेट दुपट्टा खराब कर लिया। अभी वो खुद को कोस ही रही थी कि तभी दादी वहां आई और अर्जुन की हालत देखकर कहा, अरे अर्जुन, ये क्या सारी हल्दी अपने ऊपर गिरा ली? जी दादी, वो हमारी वजह से गिर गई, आई एम सॉरी। मीरा ने उदास होकर कहा, अरे बेटा उदास मत हो, ये तो अच्छा शगुन है, हल्दी का गिरना मतलब घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है, क्या पता अर्जुन की शादी ही हो जाए। दादी ने हंसते हुए कहा, क्या दादी आप भी? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, सही कह रही है दादी, शादी की उम्र तो हो ही चुकी है तुम्हारी। दूर से राधा ने आते हुए कहा, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ, कहकर अर्जुन वहां से चला गया। देखा मीरा, शादी के नाम से कैसे भाग गए लाड साहब, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा तो वो खुद हाँ कह देंगे आंटी, और देखना उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कहते हुए मीरा ने जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखा, सामने अक्षत खड़ा अंगड़ाई ले रहा था, जिसे देखकर मीरा ने मन ही मन कहा, बाकी इन्हें कोई लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। सच लिखा है इन्होंने अपने नाम के आगे, कॉम्प्लिकेटेड।